अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में से हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि लोगों ने अपनी हंटिंग गैदरिंग वाली लाइफ को छोड़ के धीरे धीरे सेडेंट्री लाइफ की तरफ रुख किया। अब हमें इस बारे में जानने की ज़रूरत है कि उस टाइम के जो किसान थे उनका जीवन यापन कैसा था एग्जैक्टली, वो क्या सोचते थे। हम डायरेक्टली तो उनके बारे में पता नहीं लगा सकते, पर जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं उनकी सोच के बारे में अनुभूति करने के लिए, उसका एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मोटा मोटी अगर न्यूलिथिक स्टेज की बात करें तो न्यूलिथिक स्टेज इज़ ऑल अबाउट फूड प्रोडक्शन, कि खाने का उत्पादन कैसे हो रहा था। अब किसी को लगेगा कि खाने के उत्पादन को इतना बड़ा टॉपिक क्यों बनाया गया, इसको रेवोल्यूशन ही क्यों बोल दिया गया, क्योंकि खाने का जो उत्पादन का पूरा प्रोसेस है ना, वो सिर्फ खाना कंज्यूम करने तक ख़त्म नहीं हो जाता। ये एक इंसान की हर पहलू को गवर्न करता है। लोगों के रिलीजन्स, लोगों के कपड़े, लोगों के सॉन्ग्स, लोगों के फेस्टिवल्स, सब के सब पूरा फूड प्रोडक्शन के आसपास ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जब वो एक खेती करने वाली सेटलमेंट में रहने लगते हैं। अगर आप इंडिया में आज भी देखोगे तो जितने भी त्यौहार आएंगे, स्पेशली जैसे राजस्थान या फिर जितने भी फार्मिंग डोमिनेटेड एरियाज़ थे पहले के, और लोग आज भी कर रहे हैं खेती वहाँ, तो वहाँ पे आज भी त्योहारों में सारे त्यौहार ऐसे हैं जो आपको खेती से रिलेटेड है, कि फसल कटने पे, फसल बुआई पे, फसल राइप होने पे, सब कुछ खेती से बहुत इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है। तो खेती एक सिर्फ एक फूड प्रोडक्शन, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि एक सोशल एक्टिविटी भी थी। लोग इकट्ठा होकर खाना खाते थे, फसल काटते थे, फसल अगर अच्छी नहीं होती थी तो सब एक साथ दुख मनाते थे। इसलिए फूड प्रोडक्शन पढ़ना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें फूड प्रोड्यूसिंग कम्युनिटीज़ की, तो ये कम्युनिटीज़ जो उस टाइम पे रह रही थी नवपाषाण गाँव में, ये बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी जिनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, मिल बांट के था, कि फैमिली का ही अपना लेबर यूज़ कर रही है खेत पे, अगर कोई विलेज में काम करना है तो सब उसमें अपना लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई हायरार्की रही होगी कि कोई ऊपर है कोई नीचे है स्टेटस में, पर मिलजुल के काम करने की भावना इस टाइम पे ज़्यादा प्रेवेलेंट थी। ठीक है। और मटेरियल्स की बात करें तो उनमें टूल्स बना रहे थे वो लोग, पॉटरी, घर बना रहे थे अलग अलग तरीके के, और अपना अपना क्रिएटिविटी उसमें इन्फ्यूज़ कर रहे थे। फार्मर्स एक मच हेल्ड व्यू है कि जो फार्मर्स की लाइफ होती है ना, वो हंटिंग गैदरिंग करने वालों से ज़्यादा ईजी होती है। जैसे आज की डेट में अगर आप किसी हंटर गैदरर को देखोगे या किसी ऐसी ट्राइब को देख लोगे जो कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट लगेगा। आपको लगेगा ये लोग कैसे रह रहे हैं, पर एक्चुअली शायद उनकी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट ना हो जितनी आपको लगती है। आपको लगता है एक जगह रहना, एक जगह से एक जगह अपना मूवमेंट रखना, ये ज़्यादा अच्छा है। एक ही जगह में 20-30 साल बिता देना, 50 साल बिता देना आपके लिए ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। तो दूसरों को ऐसा नहीं होता होगा, हर किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। जैसे फार्मर्स है उस टाइम पे जो सेटल हुए होंगे हंटर गैदरर्स से, एक कॉमन व्यू पॉइंट ये रहता है कि फार्मर्स की लाइफ ज़्यादा इजी रही होगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह रह रहे हैं, तो वो क्रॉप उगा रहे हैं, तो उनको ड्राउट या फेमाइन या फिर अनसर्टनिटी का सहारा नहीं करना पड़ेगा कि उन्होंने आज शिकार किया है तो उनके पास खाना होगा या नहीं। अब हम देख लेते हैं कि ये क्या कितना हद तक सही है। क्या फार्मिंग एक्चुअली बहुत एडवांटेज था या उसके डिसएडवांटेजेस भी थे? हंटिंग गैदरिंग की जो लाइफस्टाइल थी वो क्या सच में डिसएडवांटेज थी या उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे? देखिए, जो सेडेंट्री लिविंग है ना, जो मतलब फार्मर्स अगर एक जगह रह रहे हैं क्रॉप उगाने के लिए, तो उन्हें सेडेंट्री लिविंग प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम 2 साल के लिए, 1.5-2 साल के लिए उन्हें एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप मेच्योरिटी का टाइम पीरियड इतना ही होता है, 1 साल 1.5 साल, फिर आप उसको स्टोर करते हो, तो कम से कम 1.5-2 साल आपको एक जगह पर रहना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो सेडेंट्री लिविंग है इसके अपने अपने नुकसान हैं। पहली बात तो ये कि अगर बारिश नहीं हुई है ना, या फिर अच्छी फसल नहीं हुई और फेमाइन वगैरह हो गया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, तो पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। ठीक है। तो उससे एक भुखमरी की सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा अगर एक ही जगह रहते हैं तो डिजीज़ेस फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कम्युनिटीज़ में। जैसे हंटर गैदरर्स वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर डिजीज़ेस कम फैलते हैं। ऊपर से जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो क्या है, एक ही जगह रहते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक टाइप की फसल उगा ली, चावल उगा लिया या गेहूँ उगा लिया एकदम बल्क में, और उसके साथ कोई दाल उगा ली, फिर उसी को पूरे साल खाएंगे। पर हंटर गैदरर की एकदम बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट होती है, क्योंकि वो एक तो शिकार पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स में बहुत प्रोटीन मिल जाता है।
शिकार करते हैं, अलग अलग वनस्पतियों का सेवन करते हैं, तो उनकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी रहती है क्योंकि वो ज़्यादा डाइवर्सिटी में अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। और ये सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जी रहे होते हैं, तो ये बीमार जल्दी होंगे, इन्हें बीमारियाँ जल्दी लगेगी, डिजीज़ेस जल्दी पकड़ेंगे, ठीक है। पर सारी चीज़ ऐसा नहीं है डिसएडवांटेज ही थी फार्मर्स के लिए, उनके लिए बहुत एडवांटेज भी था, क्योंकि ट्रैवल करना किसी विमेन के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसी सोसाइटीज़ जो बैंड्स में मूव करती रहती हैं, उनमें जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, वो बच्चा पैदा करके उनको फिर मूव करना है डायरेक्टली। पर एक फार्मिंग कम्युनिटीज़ में क्या है, औरतें रेस्ट कर सकती हैं चाइल्ड बर्थ के बाद में। तो फार्मिंग कम्युनिटीज़ में ना ये जो बर्थ रेट है ये ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 5-6 महीने 1 साल का गैप हुआ फिर बच्चा हो सकता है। पर हंटिंग गैदरिंग में क्योंकि लोग कॉन्स्टेंटली मूव पे है, तो थोड़ी लिविंग कंडीशंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहती हैं, तो बर्थ रेट भी लो रहता है। एल्डरली और बच्चों के लिए और विमेन के लिए, वीक और वल्नरेबल के लिए स्पेशली एक सेटल्ड लाइफस्टाइल थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है बजाय कॉन्स्टेंटली मूव करने के, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पूरा क्रांति आई थी खेती की, ये किसने हेड की होगी, मैन ने या विमेन ने। तो कुछ हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि क्योंकि जो गैदरिंग वाला काम होता था वो विमेन करती थी, और घर पे भी ज़्यादा विमेन टाइम स्पेंड करती थी क्योंकि उनको बच्चे की देखभाल करनी होती थी। तो हो सकता है कि ये जो खेती से रिलेटेड रेवोल्यूशन था ना, इसमें विमेन का बहुत बड़ा हाथ रहा हो, क्योंकि इनको गैदरिंग में जो थोड़ी बहुत चीज़ें सपोज करो वो इकट्ठा करके लाई, और किसी दिन आउट ऑफ क्यूरोसिटी उन्होंने ज़मीन में गाड़ दी और वो उससे पेड़ उग गया, है ना। और क्योंकि आदमी तो बाहर जा रहे हैं हंटिंग करने के लिए और सब चीज़ों के लिए, तो घर पे विमेन रह रही हैं तो वो पौधे की देखभाल भी कर पा रही हैं। और क्योंकि वो घर पे रह रही हैं तो पॉटरी में भी शायद उन्हीं का एक मेजर रोल रहा होगा, क्योंकि पॉटरी जब अगर आपको बनानी है ना तो आप अकेले नहीं बना सकते, तो विमेन घर पे चिल्ड्रन के साथ रहती थी, तो वो पॉट को बनाने में उनकी हेल्प ले सकती थी। तो इस तरीके से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट स्पेकुलेट करते हैं कि विमेन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा हो सकता है। ये पूरा जो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस था, पॉटरी बनाने का प्रोसेस था, एग्रीकल्चर की तरफ मूव होने का प्रोसेस था, इसमें विमेन का बहुत एक मेजर रोल हो सकता है, ठीक है। अब न्यूलिथिक स्टेज जो है उस पर ज़्यादातर हमें सब्सिस्टेंस लेवल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है कि हाँ, लोग एक बेसिक लेवल पे खाने का उत्पादन कर रहे थे, खा रहे थे, पॉटरी बना रहे थे, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसी साइट्स है जहाँ से हमें ट्रेडिंग के, क्राफ्ट के, स्पेशलाइज क्राफ्ट के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। अब स्पेशलाइज क्राफ्ट क्या होता है, एक होता है कि आप एक घर है वो खेती भी कर रहे हैं, वो पॉट्स भी बना रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, उसके बाद उनको कहीं जाना है और कुछ सामान लेके आना है। सपोज़ करो एक फार्मर है, उसकी बीवी को टेराकोटा का नेकलेस चाहिए जो वहाँ मिल नहीं रहा अच्छा सा, तो वो दूसरी जगह जाके लेके आना है। एक तो होता है एक ही फैमिली सब कुछ कर रही है, वीविंग भी कर रही है, अपने कपड़े भी खुद बना रही है, तो ये होता है क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन नहीं होता। ये क्या होता है, क्राफ्ट इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है। पर स्पेशलाइजेशन क्या है, एक फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि वो सबके लिए बर्तन बना देंगे मिट्टी के, एक फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि सबके कपड़े वो बुन देंगे, एक फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि वो ना खेती में जो भी फसलें हुई हैं वो सब काट वो देंगे। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन, कि कुछ ग्रुप ऑफ लोग कुछ काम उठा के कुछ करने लग जाएं। तो एक स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट है, ये लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज है, दूर दूर की बस्तियों में, ट्राइब्स में जाके कांटेक्ट करना है, वहाँ से सामान लेके आना, जबकि लैंग्वेज भी सेम नहीं थी उस टाइम पे। तो ये सब नवपाषाण गाँव के टाइम में भी होने लग गया था, और इसके सबूत हमें मिले हैं मेहरगढ़ जैसी साइट से, ठीक है। कुंजुन और गणेश्वर का जो कल्चर है उधर से भी हमको ऐसे डेवलप्ड क्राफ्ट ट्रेडिशंस के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे ऐसी ही साइट से एक ग्रेजुअली अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ मूवमेंट हुआ होगा, प्रोटो अर्बन फिर अर्बन। हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हड़प्पा की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे कि अर्बन सिविलाइजेशन क्या होता है। पर इसी तरीके से लोगों ने एक अपनी हंटिंग लाइफ को छोड़ के धीरे धीरे सेडेंटरी लाइफ में सेटल करना स्टार्ट किया होगा, और फिर वहाँ से ट्रेड बढ़ा होगा, एक्सचेंज बढ़ा होगा, नेटवर्किंग बढ़ी होगी, और एक अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ उनका रुख हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं कल्टिक एंड बिलीफ सिस्टम्स की। अब जैसा कि आप जानते हैं पुराने टाइम में साइंस का इतना वर्चस्व नहीं था, तो लोग अपने आसपास की जो दुनिया होती थी उसको समझने के लिए कुछ बिलीफ्स बना लेते थे कि अच्छा अगर बारिश हो रही है तो भगवान गुस्सा है हमसे, है ना, बहुत तेज़ बाढ़ आ रही है तो भगवान गुस्सा है, उन्हें खुश करना पड़ेगा, अगर सूखा पड़ रहा है तो हमसे भगवान गुस्सा है, नेचर के एलिमेंट्स गुस्सा है। तो कुछ बिलीफ और कल्टिक सिस्टम्स वो अपने आप में
पैदा कर लेते थे ताकि वो आसपास की दुनिया से अपना सामंजस्य बना सके। अब क्योंकि देखो पहले हंटिंग गैदरिंग हो रही थी तो उसके हिसाब से भगवान अलग थे, उसके हिसाब से रिचुअल्स अलग थे। अब जब खेती में सेटल होंगे ना तो उनके भगवान भी बदल जाएंगे और उनकी पूरी रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंसेस भी बदल जाएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल है कि इंडिया में जब हंटिंग गैदरिंग वाला जो स्टेज रहा होगा तब जो गॉड है इंद्र वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इंद्र जो है वो वर्षा को कंट्रोल करते हैं, तो इंद्र का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहा होगा क्योंकि मूवमेंट अगर कोई कर रहे हैं तो उनके लिए बाढ़ आना या बारिश हो जाना या थंडर स्टॉर्म होना ये सारे बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। पर अगर कोई एक ही जगह पे रह रहे हैं ना और खेती प्रैक्टिस करने लग रहे हैं लोग, फिर क्रॉप्स कल्टीवेट करने लग रहे हैं, तो उनके लिए फर्टिलिटी और उर्वरा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो धरती माँ की ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे बजाय आकाश की। तो ऐसी खेती वाली सोसाइटीज़ में फिर वर्षा, ये भूमि की पूजा ज़्यादा होने लगती है, ठीक है, पृथ्वी की और धरती को एक फेमिनिन गॉडेस बना दिया जाता है और उसकी पूजा होने लगती है, फीमेल कल्ट एक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोग जब अपनी लाइफस्टाइल, अपना फूड प्रोडक्शन चेंज करते हैं ना तो उनके कल्टिक और बिलीफ सिस्टम में भी चेंज आता है। अब जैसे कई सारी ऐसी साइट्स हैं, न्यूलिथिक साइट्स, जहाँ से हमें मदर गॉडेसेस की प्रतिमाएं मिली हैं। मदर गॉडेसेस कुछ ऐसी दिखती हैं, जैसे टेराकोटा की ऐसी मूर्ति सी बनी हुई है। अब हिस्टोरियंस को ये पता नहीं है कि इसको पूजा करने के लिए वो बना रहे थे या ये एक खिलौना थी या इसका कोई कल्टिक सिग्निफिकेंस था, अभी तक कुछ समझ नहीं पाए। अब क्योंकि पुराने जितनी भी सोसाइटीज़ थी ना उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पावर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। फीमेल फर्टिलिटी ज़्यादा मैटर करती थी। क्यों? क्योंकि एक विमेन ही है जो बच्चा पैदा करती है, लाइफ फोर्स क्रिएट करती है। धरती को भी एक विमेन का फेमिनिन रूप देखा जाता है कि वो हमें क्रॉप्स देती है। तो पहले की सोसाइटीज़ में ये जो फीमेल सेंट्रिक कल्ट था ना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो जो हमें टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली ना अलग अलग जगह से नवपाषाण गाँवों में, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस था, ये क्या सच में पूजा के लिए यूज़ हो रही थी या ये सिर्फ खिलौना थी, इसका अभी तक हमारे पास परफेक्ट आंसर नहीं है। इसके अलावा हमें हम्प्ड बुल के फिगरीन्स मिले कहाँ से, रानागुंडई से, मेहरगढ़ से, मुंडी गाग, बालाकोट, गिलोन, बालाथर और चिरांद, इतनी अलग अलग जगहों से एक ही जैसे हम्प्ड बुल फिगरीन का मतलब मिलना, मतलब कि लोग इतने अलग अलग, इतने डाइवर्स स्प्रेड एरिया में भी ये एक बिलीफ तो फिर शेयर कर रहे थे कि कैटल कितनी इंपॉर्टेंट है, गाय और सांड का इनका कितना वैल्यू था, मतलब खेती इनके लिए किस तरीके से ज़रूरी रहेगी वो इन फिगर से ही हमें पता चल रही है। तो इस तरीके से हम थोड़ा एक पीक लेने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कल्टिक सिस्टम्स रहे होंगे, क्या बिलीफ रहे होंगे। और इसके अलावा अगर जब बरियल्स को पढ़ते हैं तो उसमें भी समझ आने लगता है कि लोग जिस तरीके के मटेरियल्स अपने शवों के साथ गाड़ रहे हैं, अपने प्रियजनों के शवों के साथ, उससे वो लाइफ का क्या व्यू रख रहे हैं, किस तरीके की वो पेंटिंग्स बना रहे हैं, पॉटरी बना रहे हैं, इससे भी हमें थोड़ा इंसाइट मिलता है कि उस टाइम लोग क्या क्या सोच रहे थे। इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि इसमें कैसे 7000 से 3000 BC के आसपास में न्यूलिथिक गांव क्रॉप अप होने लग गए थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, और 3000 BC तक आते आते जो सेटलमेंट्स थे वो और इंटेंसिफाई हो गए, नंबर में बढ़ गए। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे खेती एकदम नहीं हुई थी और कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे पैस्टोरलिज्म कंटिन्यूड रही, कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पहले खेती हुई लेकिन फिर लोगों ने वापस पैस्टोरलिज्म में स्विच कर लिया। तो अभी हमारे पास एक कॉन्क्रीट पिक्चर, ये एकदम परफेक्टली हम नहीं कह सकते कि खेती हर चीज़ को रिप्लेस कर सकती थी क्योंकि वो बढ़िया थी, ठीक है। खेती के अपने एडवांटेज भी थे, अपने डिसएडवांटेज भी थे। जिस एरिया में लोगों को सूट किया उन लोगों ने खेती अपनाए रखी, जहाँ लोगों को सूट नहीं हुआ वहाँ उन्होंने नहीं की। साउथ इंडिया से हमें इतने एडवांटेज, इतने एविडेंसेस नहीं मिले हैं खेती के, तो अभी भी हमें ऐसा लगता है कि साउथ में ऐसा क्या हुआ कि पेलियोलिथिक मेसोलिथिक के इतने अच्छे एविडेंस मिलने के बावजूद हमें खेती के एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा हम स्पेकुलेट करते रहेंगे व्हेन इट कम्स टू द न्यूलिथिक एज।